भाई मैंने तो अपनी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अगर अपनी माँ की टोका टाकी, यह मत करो, यह मत पहनो, ऐसे चलो, वैसे मत बोलो, वगैरह वगैरह सहन कर सकती हूँ, तो सास की छीटा कसी भी चुपचाप सहन कर लूँगी। और मैंने जो सोचा था वह किया भी। कविता ने बड़े दर्प से कहा, अब सास बनने से पहले भी मैंने फैसला कर लिया है कि जब मैं अपनी अनपढ़ नौकरानियों के नखरे झेलती हूँ, उनकी बेअदबी की अनदेखी करती हूँ, तो अपनी पढ़ी लिखी बहू की छोटी मोटी गलतियों को भी अनदेखा किया करूँगी। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाते हैं, तो फिर भला सास बहू के रिश्ते में समझौते की गुंजाइश क्यों नहीं है? शुभम की शादी कर लो, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। उसकी अभिन्न सहेली सविता व्यंग से बोली। हाँ सविता, शुभम की शादी के बाद देखेंगे, क्या कहती हो? किट्टी पार्टी में आई अन्य महिलाएं चहकीं। वही कहूँगी जो आज कह रही हूँ। कविता के स्वर में आत्मविश्वास था। शुभम और काव्या की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के 2 वर्षों बाद भी किसी को कविता या काव्या से एक दूसरे की शिकायत सुनने को नहीं मिली। दोनों के संबंध वाकई में सबके लिए मिसाल बन गए। चालाक औरतों के हाथी की तरह खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। सविता ने एक दिन मुंह बिचकाकर पुष्पा से कहा, बाहर तो बहू से बेटी या सहेली वाला व्यवहार और घर में जूतम पैजार, यही सब कुछ कविता भी करती होगी अपनी बहू के साथ। मुझे भी यही शक था सविता। सो एक रोज़ जब मेरी जमादारनी नहीं आई तो मैंने कविता की जमादारनी को बुला लिया और फिर उसे फुसलाकर कुरेद कर कविता और काव्या के ताल्लुकात के बारे में पूछा। पुष्पा ने बताया। अच्छा, फिर क्या पता चला? सभी महिलाओं ने एक साथ पूछा। वही सब कुछ जो हमें पहले से मालूम था, बल्कि उसे और भी पुख्ता कर दिया। पुष्पा ने सांस लेकर कहा। यह नहीं है कि कविता काव्या को डांटती नहीं या काव्या पलटकर जवाब नहीं देती। दोनों में मतभेद और मान मनोबल भी होते हैं, मगर पल भर के लिए दोनों उसका इशू नहीं बनाती और तूल नहीं देती। इसी तरह कई बरस बीत गए। काव्या के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन सास बहू के संबंध वैसे ही मधुर बने रहे। अचानक काव्या का नर्वस ब्रेकडाउन होने की खबर सुनकर सब चौंक पड़े। सबसे ज़्यादा हैरान परेशान कविता थी। काव्या को क्या टेंशन हो सकती है भला? पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चों की परवरिश भी अपनी ढंग से ठीक कर रही है, बच्चे भी सुशील और होनहार हैं। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी कविता और उसके पति शुभम पर डालकर काव्या और शुभम स्वच्छंद होकर घूमते फिरते हैं। शुभम भी जान छिड़कता है दिव्या पर। कविता चौंक पड़ी। पति और पत्नी पर अधिक आसक्त होना, जरूरत से ज़्यादा कामेच्छा भी तो पत्नी के तनाव का कारण हो सकती है। सब शर्म लिहाज छोड़कर कविता ने शुभम से जवाब तलब किया। ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारे यौन संबंध बिल्कुल सामान्य हैं। मैंने काव्या के साथ कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की जिसे लेकर वह तनावग्रस्त हो, शुभम ने आश्वासन दिया। तो फिर इस तनाव की वजह क्या है? कविता ने जिरह की। जिसकी वजह से काव्या का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, अप्रत्यक्ष या वर्तमान में तो कुछ भी नहीं है। शुभम हंसा। लेकिन अगर किसी अप्रत्यक्ष डर या भविष्य को लेकर कोई तनाव पाल ले तो इसे तो उसी की दिमाग का दोष कहा जाएगा। एकदम गलत, कविता भड़क उठी। दिव्या तुमसे कहीं ज़्यादा संतुलित है। तो फिर आप खुद ही उसके तनाव की वजह पूछ लो माँ, और अगर आपके पास उसका हल हो तो सुझाव भी दो। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। दिव्या की समस्या कुछ ऐसी ही है, मानो तुझे समस्या मालूम है। हाँ, समस्या की जड़ मैं ही हूँ। शुभम ने हंसते हुए बात काटी। मगर मैं अपने को उखाड़ कर फेंकने वाला नहीं हूँ।
फिर भी काव्या से बात कर ही लो, और बेहतर रहे कि आज ही, क्योंकि अभी तो इलाज चल ही रहा है। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर तो आता है ही, वह संभाल लेगा। कविता को बेटे की बातें अटपटी लगी, लेकिन समस्या गंभीर थी, सो उसने काव्या से पूछने का फैसला किया। आजकल जो माहौल है माँ, उसमें जब तक बच्चे स्कूल ना जाएं, घर के मर्द काम पर से ना लौट आएं, तब तक सभी को घबराहट रहती है, काव्या ने कहकर टालना चाहा। मगर सभी का तो इनके अलावा रोज़मर्रा की कई और चिंताओं को लेकर नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता। कविता तुनक कर बोली, देख काव्या, अगर तू नहीं चाहती कि तेरे बारे में सोच सोच कर मैं भी तेरी तरह बीमार पड़ जाऊं और घर व बच्चे परेशान हों, तो तुझे मुझे अपनी टेंशन की वजह बतानी ही पड़ेगी। पहले तो कुछ देर काव्या चुप रही, फिर कुछ हिचकिचाते हुए बोली, आप जिद कर रही हैं माँ जी, इसलिए बताना पड़ रहा है। मेरी टेंशन की वजह आप हैं माँ। कविता के सिर पर किसी ने जैसे बम विस्फोट कर दिया। मेरी वजह से भी किसी को टेंशन हो सकती है? कभी सोचा नहीं था। खैर, मेरी वजह से कोई परेशान हो, यह तो मुझे कतई गवारा नहीं है। मैं अभी इन्हें फ़ोन करके नीति बाग वाली कोठी खाली करवाने को कहती हूँ। किराएदार के जाते ही हम दोनों वहाँ रहने चले जाएंगे। कविता ने उठते हुए कहा। कह रहे थे अखिल भैया ने कहा कि वे और शुभम तो अब इतना कमा रहे हैं कि चाहें तो एक गृहस्थी और भी बसा लें, पर शुभम बोला, और हमारे पास तो एक्स्ट्रा बीवी रखने का लाइसेंस भी है। बीवियों के ऐतराज़ करने की परंपरा तो हमारे ख़ानदान में है ही नहीं। मानती हूँ माँ, ये सब मजाक में कही गई बातें थीं, लेकिन मजाक को हकीकत में बदलते क्या देर लगती है। शुभम सफल, आकर्षक और दिलचस्प व्यक्ति है। उस पर तो हर आयु की औरतें कुर्बान होती रहेंगी। कितने मोहपास में बांधूंगी मैं उसे। देश विदेश में घूमता है, कभी भी कहीं भी फिसल सकता है। परिवार पर धिक्कार या लोग क्या कहेंगे का डर तो उसे है ही नहीं। आप क्यों चुप रही माँ? क्यों नहीं खदेड़ा कृतिका को अपनी ज़िंदगी से बाहर? क्यों नहीं अपना संपूर्ण हक जताया अपने पति पर? क्यों बनी त्याग की मूर्ति? और क्यों की एक गलत परंपरा आदर्श के नाम पर स्थापित इस परिवार में? यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, रिश्ते की मेरी सभी देवरानी जेठानियों का भी है माँ। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। क्यों दिया आपने हम सबको जीवन भर का यह दर्द? क्या हमारी पीढ़ी के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं था माँ? कविता हतप्रभ सी देखती रही। उसके पास ना तो काव्या के सवालों के जवाब थे और ना ही उसके तनाव का कोई इलाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।